झूठे केसेस के सिलसिले में इमरान खान साहब के ऊपर एक और झूठा मुकदमा 9 मई से मुताल्लिक उसकी प्रोसीडिंग्स थी। हस्बे मामूल मैं आज जब सुबह पेशी के लिए आया तो मुझे जेल के दरवाजे पे ये प्रिजन एहलकारों ने बताया कि जी आपका नाम क्लियर नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तो खान साहब का हर केस में मैं लॉयर हूं और हर केस जेल ट्रायल में जो हो रहा है मैं उसमें पेश भी होता हूं। उन्होंने कहा जी आपका नाम क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों क्लियर नहीं है, इसका जवाब देने से कतरा रहे। तो मैंने देखा बाहर जियो न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैदर शराजी साहब, वो भी अनक्लियर थे। किस वजह से थे ये समझ में नहीं आया। हमारी तो समझ में आ गया कि हमने क्योंकि खान साहब का खत जो है उसके कंटेंट शेयर किए थे आप लोगों से, तो उसका बुरा मान गए। तो मैं आज अंदर कैमरे की तरफ मुंह करके कहा था कि मैं दोबारा करूंगा। तो सर 6 पॉइंट है इमरान खान के खत के, जिसमें उन्होंने कहा है कि फौज से और अवाम की दूरी के ये 6 वजूहात, इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन 2024 जो फॉर्म 47 की माइनॉरिटी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज की, रिजल्ट चेंज किए इलेक्शन कमीशन ने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया काजी फाइज ईसा ने, जिसका अवाम बहुत बुरा मनाती है और अवाम एक नफरत है और इसका जिम्मेदार मुजारों को ठहराते हैं। मुझे नहीं मालूम इस गुफ्तगू के बाद मैं आपके पास गुफ्तगू कर सकूंगा या मैं इंतजार पंजोक्ते की तरह किसी इंसिडेंट का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन जरूरी है कि ये बातें रिकॉर्ड पे लाई जाए। दूसरा नुकता 26वीं आईनी तरमीम, जिनकी बात सिखों के तहत निजाम अदल पे हमला किया गया, निजाम अदल को तहस नहस किया गया और अदलिया को फांदी बना दिया गया। जजेस को रेवेन्यू एहलकारों की तरह यानी पटवारियों और क्लर्कों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये किसी एक जज का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला है। लेकिन वकला जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस कमीनगाह में कुछ जजेस भी मुलव्वस हैं, जो हैंड इन ग्लव हैं अपने इक़्तिदार की लालच में। कोई सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना चाहता है, कोई चीफ जस्टिस बनना चाहता है, कोई जज भर्ती कराना चाहता है। तो उस सिलसिले में अदलिया का इदारा रहे न रहे, इनकी नौकरियां रहनी चाहिए। मैं आज बिल्कुल वाशिगाफ लफ्जों में ये कह रहा हूं कि ऐसे चीफ जस्टिस होने पे कोई फख्र नहीं होता जिसके अंडर मातहत अदालतों के अहकामात को रौंद दिया जाए। वो एक तख्ती होती है, तख्ती तो कब्रों पे भी लग जाती है, जिसपे बदफून का अता पता मालूम हो। या जो तारीख में जिंदा रहते हैं वो फैसले करते हैं, वो जुर्रतमंद होते हैं, वो बाकिरदार होते हैं, वो ताकतवरों के साथ हाथ मिला के अपने इदारे की तबाही नहीं करते, बैक स्टैबिंग नहीं करते। तारीख में हमेशा वो जज जिंदा रहे हैं जिन्होंने आइन और कानून और जमहूरियत का साथ दिया। वो जज तुम्हें मसला ही होता है, चुप कर जाओ, तारीख का हिस्सा बन गए। काजी फाइज ईसा जैसे जिन्होंने जाती मुफाद के लिए अवाम के वोटों की चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम और अदलिया का निजाम तहस नहस करने में सिर्फ 2 वजूहात। एक वजह इमरान खान के केस है और दूसरी वजह इलेक्शन फ्रॉड का सामने आ जाना। इसको कवर देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, किसी को खरीदा गया, किसी के घर तोड़े गए, किसी के बच्चे उठाए गए। ये रिकॉर्ड की बात है। 8 फरवरी 2024 को ये हुकूमतें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है, उन्होंने अपने सियासी क्रेडेंशियल्स जो है उनको खत्म कर लिया।
یہ وہ دن تھا جب نواز شریف میں اگر تھوڑی سی بھی جمہوریت ہوتی، بغیرت ہوتی، تو وہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرتے اور تاریخ میں ایک سیاستدان کے طور پہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ سندھ والوں میں اگر تھوڑی بہت اپنے شہیدوں کی، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو شہید کی فلسفے کی کوئی عزت ہوتی، ان کی جدوجہد کی کوئی قدر ہوتی، تو اپنے شہیدوں کی، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو شہید کی فلسفے کی کوئی عزت ہوتی، ان کی جدوجہد کی کوئی قدر ہوتی، تو وہ بھی پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے ساتھ نہ ملتے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اب یہ خود کو سیاسی اور جمہوری جماعتیں تو کہتی ہیں، لیکن یہ سیاسی اور جمہوری جماعتیں نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن چکی ہے۔ پیکا لا وہ تیسرا نقطہ ہے جو کہ مین اسٹریم میڈیا کو غائب کرنے کے بعد، ان کا گلا گھونٹنے کے بعد سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر اسالٹ کے لیے وہ کالا قانون پاس کیا گیا۔ جو اسمبلی پیکا لا جیسا کالا قانون پاس کرے، جو نظام عدل پہ وار کرے، وہ جمہوری تو نہیں ہو سکتی، ہاں وہ عامروں کی نمائندہ ہو سکتی۔ اس میں کچھ جماعتوں کو استعمال کیا گیا، ان کے ساتھ وعدہ شکنی کی گئی۔ پاکستان کے 8 فروری جیسے ہی قریب آ رہی ہے تو پنجاب اور اسلام آباد میں یہ 47 کی حکومت جو ہے وہ اس طرح گھبرا کے چھاپے اسے شروع کرتی ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں، رہنما جو ہیں، ان کے گھروں پہ اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں 8 کو جلسہ نہ کر لیں۔ تو میں عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ٹرائنگولر سیریز ہے، وہاں پہ جائیں اور قیدی 804 کے نعرے لگائیں، عمران خان کے نعرے لگائیں۔ اگر یہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر کھیل کے اجتماع بھی جلسے میں تبدیل ہوں گے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر ہر چوک، ہر گلی میں جلسہ ہوگا، احتجاج ہوگا۔ احتجاج تو آئینی حق ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تمام اداروں جن کا کام دہشت گردی روکنا ہے، ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کرش کرے، وہ ججز جو آزاد ہیں ان کو کرش کرے، نظام کو کرش کرے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے اس ماڈل کے پیچھے پاکستان میں کی عدلیہ کو، پاکستان کی جمہوریتوں کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے میڈیا کو رون ڈالا گیا ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو کہ ایک $1.7 بلین کا نقصان برداشت کر چکی ہے، اس میں مزید اسالٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک آمرانہ پلان ہے، لنڈن پلان جس کو کہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کا۔ عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ پالیسیوں پہ نظر ثانی کیجیے حضور، آپ کی پالیسیوں نے اس ملک کے عوام کو اور اداروں کو دور کیا ہے، اور ادارے، فوج وہ جنگ نہیں جیت سکتی جس کے پیچھے عوام متحد ہو کے کھڑی نہ ہو۔ یہ عوام فوج کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتی آئی ہے۔ فوج کے جوان اور افسران بھی ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، شہداء ہمارے لیے باعث تکریم ہے، باعث عزت ہے، باعث احترام ہے، قابل فخر ہے۔ فوج اس فوج کے دم پہ لڑتی ہے جس کو عوام کہتے ہیں۔ یہ عوام اور فوج مل کے پاکستان کو نکال سکتے ہیں اس معاشی جمود سے، اس سیاسی عدم استحکام سے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے، اور پاکستان میں اختلاف رائے اور سیاسی اختلاف کو دہشت گردی قرار دینے کے جو ایک مضمون پلان ہے، اس سے پاکستان کی معیشت، عمران خان صاحب نے جیسے کہا، دگرگوں ہے۔ پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے۔ پاکستان میں گروتھ ریٹ 0 ہے، جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ، آپ کے میڈیا چینلز ہوں جس میں بہت زیادہ لے آفس ہوئے ہیں، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، یا فری لانسرز ہوں
उनके ऊपर रोजगार के दरवाजे बंद हुए हैं। पाकिस्तान के ताजर, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान की अवाम इस महंगाई से परेशान है। यहां पे अगर फायदा हो रहा है तो उनको हो रहा है जिनके डॉलर्स बाहर हैं, जिनके एवनफील्ड में अपार्टमेंट हैं, जिनके फ्रांस में घर हैं, जिनको पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने की आदत है और प्लेटलेट्स गिरने के बाद या डीले साइन करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान की मईशत सिर्फ उस सूरत में बहाल हो सकती है जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, आजाद अदलिया होगी, टेररिज्म का खात्मा होगा और इंटरनेट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोग फ्रांस में घर हैं, जिनको पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने की आदत है और प्लेटलेट्स गिरने के बाद या डीले साइन करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान की मईशत सिर्फ उस सूरत में बहाल हो सकती है जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, आजाद अदलिया होगी, टेररिज्म का खात्मा होगा और इंटरनेट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों की उमंगों की तर्जुमान है। मैं मुत्तहदा अपोजिशन के इस मुतालबे को दोहराता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात में है, जो कि गैर जानबदाराना और आजादाना इलेक्शन कमीशन के नीचे हो। ये इलेक्शन कमीशन अपनी अफादियत खो चुका है। आइन के तहत इलेक्शन 2024 ईमानदाराना तरीके से कराने में पूरी तरह नाकाम है, बल्कि हैंड इन ग्लव है उस जुर्म में जिसको वोटों की चोरी कहा जाता है। और ये वोट सिर्फ पीटीआई के नहीं, पाकिस्तान के लोगों के चोरी हुए। फहीम खान मेरे साथ खड़े हैं। इस समेत कराची की सब सीटें खैरात में दी गई। आलमगीर खान लाख वोट से जीता है, उसके ऊपर 6000 वाले को 1,06,000 वोट करते। फहीम का केस मैंने लड़ा है। जिस तरह की बेहुदगी वहां पे है, अगर डब्बे खुल जाते हैं तो आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। तो एक बलूचिस्तान और केपी में जैसा कि मुत्तहदा अपोजिशन ने इशारा किया, बढ़ती हुई दहशतगर्दी इस बात की मुतकाजी है कि फॉरेन पॉलिसियों पर नजरसानी करके अवाम को साथ मिलाया जाए। अवाम से दूरी किसी भी इदारे के हक में नहीं है, किसी भी रियासत के हक में नहीं है। अवाम है तो रियासत है। रियासत अवाम की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करती है, अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, रहनुमा हो, लीडरशिप हो, उनकी तौहीन की गई। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि मेरे एक सीनियर वकील होने के बावजूद मुझे अडयाला जेल में महबूस रखा गया। मैंने इसकी दरख्वास्त दी है और अदालती कार्रवाई का हक महफूज रखता हूं। मैं ये जो तौहीन अमेज रवैया आज नादीदा कुफ्तों की तरफ से अपनाया गया है, इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समेत जितनी भी लीगल रेमेडीज हैं, फौजदारी हो या सिविल हो, मैं वो तमाम लूंगा। और चाहे इसके नतीजे में मुझे जो भी अंजाम से दो चार होना पड़े, मैं हूंगा। मैं बार कौंसिलों को, बार एसोसिएशनों को, जिनका मैं मेंबर हूं, उनके सदूर को, उनकी बॉडीज को रिक्वेस्ट करता हूं कि वकला की जो तहकीर और तौहीन है, ये आपकी तहकीर और तौहीन है, निज़ाम इंसाफ की तौहीन। इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप भी हम में से लोग जज लग जाएंगे, फिक्र की बात नहीं है, नौकरियां हो जाएंगी। लेकिन जिन मकासद के लिए आप मुंतखब हैं, वकला के हकूक का, वकला की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का, उसका भी नोटिस लीजिए। जिस तरह से मीडिया पे पिक एंड चूज है, सहाफ़ती तंजीमों का भी काम है कि वो अपने सहाफ़ियों की एक्सेस इंश्योर करें। अगर बड़े इदारे अपने रिपोर्टर्स को अदालत में नहीं पहुंचा सकते तो ये काबिल अफसोस बात है। और इसमें आवाज न उठना सहाफ़ी और वकला तंजीमों की तरफ से ये ज़्यादती हो। हम इमरान खान के खत के लिखे हुए मंदरजात के एक एक नुक्ते से मुत्तफिक हैं और हम चाहेंगे कि उस खत को अंडर द कारपेट स्वीप ना किया जाए। उसमें जिन
मामलात और कोर इश्यूज की तरफ इशारा किया गया है वो बहुत काबिल गौर है, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, हम एक नेशनल एजेंडा के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। हम उस नेशनल एजेंडा के तहत पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत शहरियों को वो तमाम हकूक दे जिनका वादा आईन पाकिस्तान में किया गया है। आईन पाकिस्तान 1973 और इंटरनेशनल कॉवेनेंट जो कि ह्यूमन राइट्स के हैं, जिनकी पाबंद है हमारी रियासत, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा सर, ये कि आपका